फैब्रिक क्या है? फैब्रिक वह सामग्री है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं या तंतुओं यानी फाइबर्स को विभिन्न तरीकों से जोड़कर तैयार किया जाता है। फैब्रिक नरम, लचीला, सिला जा सकने वाला और पहनने योग्य होता है। यह सूती, ऊनी, रेशमी, सिंथेटिक यानी मानव निर्मित आदि प्रकारों का हो सकता है। फैब्रिक के फैब्रिक तरह बनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है बुनाई यानी वेविंग। बुनाई एक पारंपरिक विधि है जिसमें 2 धागे, ताना और बाना को आपस में क्रॉस करके कपड़ा तैयार किया जाता है। क्रॉस करके यानी आपस में एक दूसरे से गुजार के ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से। सादा बुनाई क्या होता है? ये बुनाई का पहला टाइप है। सादा बुनाई क्या होता है? सबसे साधारण बुनाई होती है सादा बुनाई। में साधारण बुनाई होती है, इसमें हर बाना धागा एक ताने के ऊपर और नीचे जाता है या मजबूत और टिकाऊ होता है। सादा बुनाई को समझते हैं। हाँ, यह बुनाई की सबसे पुरानी और सरल और कम श्रम लगने वाली विधि है। इसमें एक ताना और एक बाने के धागों का प्रयोग करके बुनाई की जाती है। इस तरीके से भी सादा बुनाई को समझ सकते हैं। ट्वेल बुनाई क्या होता है? ट्वेल बुनाई, इसमें बाना धागा 2 या 2 से अधिक ताना धागों के ऊपर नीचे से गुजारा जाता है, ऊपर नीचे गुजारा जाता है, जिसमें तिरछी रेखाएं बनती हैं। यह मजबूत और लचीला होता है जैसे कि डेनिम। इसको भी समझते हैं दूसरे तरीके से। इस तरह की बुनाई में हर एक ताने को एक के बाद एक बाने के ऊपर से ले जाया जाता है, जैसे कि डेनिम। सैटिन बुनाई क्या होती है? इस बुनाई में धागे ज्यादा चिकने और चमकदार दिखते हैं क्योंकि ताने या बाने की सतह पर अधिक धागे होते हैं। यह नरम और चमकदार कपड़े बनाने में प्रयोग होती है। सैटिन बुनाई को सिंपल समझते हैं हम। सैटिन बुनाई की एक विशेषता है कि इसमें चार या चार से अधिक बाने के धागे को एक ताने के ऊपर से गुजारा जाता है या 4 ताने के सूत को एक बाने के सूत के ऊपर से गुजारा जाता है। इसी कारण इस फैब्रिक में एक समान चमक होती है। डॉबी बुनाई क्या होता है? डॉबी बुनाई करघे कर होती है। यह सादा या ट्विल बुनाई से अलग होती है और इसमें छोटे छोटे बनावट वाले डिजाइन बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद पायल बुनाई क्या होती है? पायल बुनाई में ताने या बाने से अतिरिक्त धागे निकाले जाते हैं जो कपड़े की सतह पर फुंसी नुमा बनावट देते हैं, जैसे टॉवल या मखमल। जैकवार्ड बुनाई क्या होती है? जैकवार्ड बुनाई एक विशेष प्रकार का करघा होता है जिसे जैकवार्ड लूम कहते हैं। जैकवार्ड फ्रांस में रहने वाले एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या हो सकती है? इसमें मशीन द्वारा जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं जैसे कि बनारसी साड़ी। इसमें अक्सर बड़े डिजाइनों को दोहराया जाता है या फिर इस पर चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है लेनो बुनाई। इसमें ताना धागे को एक दूसरे के चारों ओर लपेटा जाता है जिससे एक नेट जैसी बनावट बनती है। दूसरा टॉपिक बुनना। बुनना पहले हमने फैब्रिक बनाने के तरीकों में सबसे पहला तरीका था बुनाई यानी वीविंग। अब आता है बुनना यानी निटिंग। बुनने की प्रक्रिया बुनने की प्रक्रिया में एक ही धागे से लूप बनाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। यह कपड़ा खींचने योग्य और मुलायम होता है। यह स्वेटर, टी शर्ट, मोजे आदि इसी तकनीक से बना जाते हैं। फिर एक टॉपिक छूट गया इसमें, बाने की नटिंग। यह है आपका ताने की नटिंग, एक छूट गया है बाने की नटिंग। बाने की नटिंग हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। यह एक प्रकार की निटिंग है। बाना एक प्रकार की निटिंग है जिसमें धागे कपड़े की चौड़ाई में एक तरफ से दूसरी तरफ क्षैतिज रूप से चलते हैं। हाथ से की जाने वाली निटिंग बाना निटिंग की ही प्रक्रिया है। फिर उसके बाद देखते हैं ताना निटिंग क्या है अपना। ताने की निटिंग, इसमें हर धागा एक लूप बनाता है। यह तेज गति से होने वाली मशीनरी प्रक्रिया है और इसमें मजबूत और कम खिंचाव वाला कपड़ा बनता है। फिर उसके बाद फेल्टिंग क्या है? फेल्टिंग देखते हैं। फेल्टिंग और बिना बुना हुआ कपड़ा हेडिंग एक ही दी है बुक में, लेकिन इसको अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। फेल्टिंग में ऊनी या अन्य प्राकृतिक फाइबर्स को गर्मी, नमी और दबाव के साथ आपस में जोड़ा जाता है। इसमें बुनाई या बुनने की प्रक्रिया नहीं होती। यह मुख्यतः शीत क्षेत्रों में उपयोग होता है। फिर है बिना बुना हुआ कपड़ा। इसमें फाइबर को किसी भी बुनाई या निटिंग के बिना सीधे चिपकाकर या दबाकर तैयार किया जाता है। यह निर्माण प्रक्रिया सस्ती और तेज होती है। उदाहरण के लिए मेडिकल मास्क, डायपर, शूज, इन सब में क्या होता है, डायरेक्ट बनाया जाता है। इसमें बुनाई की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद लेस में क्या है? लेस एक सजावटी कपड़ा होता है जिसे धागों को बारीक डिजाइन में बुनकर या कढ़ाई करके तैयार किया जाता है। यह मुख्यतः पारदर्शी, जालदार और फूल पत्तियों जैसी आकृति वाला होता है। लेस को हाथ से यानी हैंडमेड या फिर मशीन से तैयार किया जाता है। लेस के बाद आता है अपना नेट। नेट में क्या है? नेट फैब्रिक एक तरह का पारदर्शी और जालदार कपड़ा होता है जिसमें धागे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए खुले स्थान छोड़ते हैं, जैसे मच्छरदानी, दुपट्टा, लहंगे वगैरह में
नेट इस्तेमाल की जाती है। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का संबंध फैशन से कम और उसके पहचान यानी मार्केटिंग विपणन से अधिक होता है। इसमें कपड़े या फैशन आइटम पर कंपनी का नाम, लोगो, डिज़ाइन छापा जाता है या कढ़ाई कर दी जाती है, जैसे नाइक, एडिडास वगैरह आदि। आपने अपने कपड़ों पर ब्रांड का नाम प्रयोग करते हैं। यह उपयोग या उपभोक्ता को गुणवत्ता और पहचान पर भरोसा देता है। फिर इसके बाद आता है कपड़ा विनिर्देश। और कपड़ा विनिर्देश की मुख्य बातें ये आता है काफ़ी बार। ग्रेन 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 का सीधा मतलब होता है ताने बाने की दिशा। ग्रेन का अर्थ है कपड़ों में धागे की दिशा। ग्रेन का अर्थ है कपड़ों में धागों की दिशा। कपड़ा दो तरह के धागों से बनता है, ताना लंबाई की दिशा में, बाना चौड़ाई की दिशा में। यानी ताना और बाना, कपड़े दो तरह के धागों से बनता है। किससे? ताना और बाने से। धागों की यह दिशा कपड़ों की मजबूती, लचीलापन और फिटिंग को प्रभावित करती है। ग्रेन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है लंबाई वाला ग्रेन। लंबाई वाला ग्रेन लंबाई वाला ग्रेन सबसे पहला है टाइप लंबाई वाला ग्रेन। इसमें क्या है? इसमें तानागत दिशा, इसे तानागत दिशा भी कहते हैं। यह कपड़े की लंबाई के साथ चलता है और लंबाई के साथ चलता है ऊपर से नीचे की तरफ। यह सबसे मजबूत हिस्सा होता है और सिकुड़न भी कम होती है। यह फिटिंग और गिरावट में अहम भूमिका निभाता है। कपड़े की सिलाई में ज़्यादातर लंबाई वाला ग्रेन शरीर के साथ सीधा रखा जाता है। फिर दूसरा है चौड़ाई वाला ग्रेन। चौड़ाई वाले ग्रेन में क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बानागत दिशा बोलते हैं। उसे क्या बोलते थे? तानागत दिशा। इसको लंबाई वाले ग्रेन को तानागत दिशा और चौड़ाई वाले ग्रेन को बानागत दिशा भी कहा जाता है। यह कपड़े की चौड़ाई के साथ चलता है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक। यह हल्का खिंचता है और लचीलापन अधिक होता है इसमें। यह प्रयोग कभी कभी डिजाइन या खिंचाव के अनुसार किया जाता है। फिर तीसरा है अपना बायस। बैस बायस क्या होता है? बायस वह दिशा होती है जो लंबाई और चौड़ाई के बीच तिरछे यानी 45 डिग्री के कोण पर होती है। यह कपड़े की सबसे लचीली दिशा होती है। बयास कट कपड़े से बने वस्त्रों में शरीर के अनुसार गिरावट और फिटिंग बहुत अच्छी होती है। साड़ी, उदाहरण के लिए देखते हैं साड़ी की किनारी, बयास टेप या फिश कट लहंगे आदि। अच्छा, एक बार और ये लंबाई वाला ग्रेन, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। या ये प्राकृतिक रेशों में या प्राकृतिक या कृत्रिम रेशे वे प्राकृतिक या कृत्रिम रेशे जिनकी लंबाई अधिक होती है। ये रेशे आमतौर पर कपास, लिनन या अन्य प्राकृतिक फाइबर से प्राप्त होते हैं। लंबाई वाली ग्रेन में कपड़े की अच्छी बनावट ये सब कारण। फिर इसके बाद आता है इसको देखो चार्ट सा बना रखा है। प्रकार विशेषता, इसमें क्या है? ग्रेन ताना बाना। एक सेकंड, इसमें क्या है? ग्रेन ताना बाना की व्यवस्था, कपड़े की बनावट की दिशा। लंबाई वाले ग्रेन में क्या होता है? ऊपर से नीचे ताना, मजबूत, कम खिंचाव। और चौड़ाई वाले ग्रेन में क्या होता है? दाएं से बाएं यानी बाना, अधिक लचीला, थोड़ा कमजोर। बयास 45 डिग्री यानी तिरछा, सबसे लचीला, शरीर पर अच्छे से गिरता है। ठीक, इसको चार्ट बनाया है। फिर इसके बाद देखते हैं हम फैब्रिक हैंड क्या है। फैब्रिक हैंड को सिंपली समझ सकते हैं। फैब्रिक किस कपड़े को छूने में आप कैसा महसूस करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? फैब्रिक हैंड से आशय उस अनुभूति यानी फील से है जो किसी कपड़े को हाथ से छूने पर होती है। इसे टच या हथेली की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। यह तय करता है कि कपड़ा कैसा महसूस होता है, मुलायम है, खुदरा है, भारी है, हल्का है। फैब्रिक हैंड को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। फाइबर के प्रकार, जैसे फाइबर कौन सा है, रेशम है, सूती है या ऊन है। बुनाई की विधि कैसी है, सादा है, ट्विल है, सैटिन है आदि। फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है, ब्रशिंग वाली है कि पॉलिशिंग वाली है। धागे की मोटाई व घनत्व, इन सब के जरिए हम पहचानते हैं ना कि फैब्रिक कैसा है, कैसा छूने में फील हो रहा है। इन सब की अहम भूमिका होती है। फैब्रिक हैंड के कुछ उदाहरण। कैसा महसूस होता है जब हम कपड़ा छूते हैं? रेशमी कपड़ा चिकना, ठंडा व फिसलनदार होता है। रेशमी कपड़ा कैसा होता है? चिकना, ठंडा, फिसलन भरा। ऊनी कपड़ा कैसा होता है? मोटा, गर्म, खुदरा। सूती कपड़ा कैसा होता है? मुलायम, आरामदायक। ठीक, फिर इसके बाद फैब्रिक की चौड़ाई। फैब्रिक की चौड़ाई फैब्रिक की चौड़ाई वह माप है जो कपड़े के एक किनारे से दूसरे किनारे तक होती है, यानी बाने की दिशा में या मिलकर हथकरघा से निकले कपड़े की सामान्य लंबाई से अलग होती है। यानी हर एक फैब्रिक की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम चौड़ाई होती है। फैब्रिक की समान चौड़ाई है। फैब्रिक प्रकार, इसकी चौड़ाई इंच में नापी जाती है मोस्टली। हैंडलूम फैब्रिक 36 इंच या 44 इंच। पावर लूम मिल फैब्रिक
58 इंच या 60 इंच या 72 इंच जॉर्जेट नेट यानी आदि 45 इंच या 60 इंच तक। इसका उपयोग फैब्रिक खरीदते समय चौड़ाई और लंबाई दोनों देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कुछ अपने लिए बनवाना होता है, सूट सिलवाना होता है, तो एक निश्चित लंबाई या चौड़ाई के हिसाब से ही सूट कपड़ा लेते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा ले लेंगे तो हमारी मनी वेस्ट हो जाएगी, और कम ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि सूट नहीं तैयार हो पाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, साइज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। चौड़ाई तय करती है कि किसी पोशाक के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत होती है। फैब्रिक हैंड फैब्रिक हैंड कपड़े को छूने पर कैसा महसूस होता है? फैब्रिक की चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई एक किनारे से दूसरा किनारा है बाने की दिशा में। और फैब्रिक का वजन, इसके बाद देखते हैं। फैब्रिक का वजन या कपड़े की मोटाई और घनत्व को दर्शाता है। वजन आमतौर पर ग्राम प्रति वर्ग मीटर यानी जीएसएम और औस प्रति वर्ग यार्ड ओजेड वाई डी स्क्वायर में नापा जाता है। इसके सामान्य श्रेणियाँ, ठीक है, सामान्य श्रेणियाँ पहले हैं कि हल्का वजन, मध्यम वजन, भारी वजन। हल्का वजन कितना होता है? 50 से 150 जीएसएम यानी वॉयल, जॉर्जेट, ऑर्गेंजा। मध्यम वजन 150 से 300 जीएसएम कॉटन, लिनन, रेयॉन। भारी वजन 300 प्लस जीएसएम डेनिम, ऊनीकोट, जैकेट आदि। फैब्रिक का वजन उसके पहनने, उपयोग और गिरावट को प्रभावित करता है। फैब्रिक ब्लेंड्स क्या होते हैं? फैब्रिक ब्लेंड में दो या दो से अधिक फाइबर्स को मिलाकर नया कपड़ा बनाया जाता है। इसे बेहतर विशेषताएं जैसे मजबूती, लचक, रंग और आराम प्राप्त होता है। ये फैब्रिक ब्लेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई कपड़ा रेशे वगैरह जिसके बहुत महंगे हैं और हमें सस्ते में देना है तो कैसे देंगे, तो उसके साथ कोई कम गुणवत्ता वाला फैब्रिक मिला दिया जाता है जिससे एक नया कपड़ा तैयार किया जाता है। ये एक परसेंटेज में बनाए जाते हैं कि अच्छा बनाने के लिए कितना परसेंट चाहिए, और अच्छा बनाने के लिए कितना परसेंट अच्छा फैब्रिक चाहिए, कितना खराब चाहिए। कम गुणवत्ता वाला, बहुत खराब यूज भी नहीं करते। ब्लेंड के नेम देख लेते हैं, आपको दिए हैं ब्लेंड के नेम। फाइबर्स का मिश्रण, विशेषता। पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर, कॉटन। पॉलीकॉट बनाने के लिए हमें पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाकर एक नया कपड़ा तैयार करेंगे जो टिकाऊ, कम सिकुड़ता है। फिर उसके बाद वूल वूल नायलॉन यानी ऊन और नायलॉन को मिलाकर वूल या नायलॉन तैयार किया जाता है जो गर्म, मजबूत, टिकाऊ होता है। कॉटन स्पैंडक्स खींचने योग्य, फिटिंग अच्छी होती है। दोनों को जोड़ के बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? फैब्रिक की रंगाई। यह प्रक्रिया कपड़े या फाइबर को रंगने में सहायता करती है। फैब्रिक की रंगाई, रंगाई से फैब्रिक को मनचाहा रंग और लुक मिल जाता है। रंगाई के कुछ प्रकार हैं। फाइबर रंगाई, फाइबर रंगाई, फाइबर को रंगा जाता है जैसे कि ऊन। यार्न रंगाई, धागों को रंगा जाता है। फैब्रिक रंगाई, कपड़ों को रंगा जाता है जैसे सादी साड़ी में रंग देते हैं बनने के बाद। पीस रंगाई, पीस डाइंग। गारमेंट रंगाई, तैयार वस्त्र को रंगा जाता है। फैब्रिक का अंतिम रूप, जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है तब उसे बेहतर बनाने के लिए फिनिशिंग दी जाती है। या कपड़े की रंग, चमक, मुलायमपन, झुर्रियों से रक्षा करता है, जल रोधक आदि के लिए होता है। फैब्रिक के अंतिम रूप में फैब्रिक के हम एक सेकंड फिर से देख लेते हैं। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे फैब्रिक विनिर्देश की मुख्य बातें, जिसमें ग्रेन था। ग्रेन के अंदर क्या क्या पढ़ा? लंबाई वाली ग्रेन, चौड़ाई वाली ग्रेन, बयाज। फिर उसके बाद फैब्रिक हैंड था। फिर फैब्रिक की चौड़ाई, फैब्रिक का वजन, फैब्रिक ब्लेंड, फैब्रिक की रंगाई और परिधान का अंतिम रूप और उसकी सजावट तक पढ़ लिया है। ये तो कोई बात नहीं। फैब्रिक की सजावट एक ये भी टॉपिक है। फैब्रिक की सजावट, इसमें क्या है? सजावट कपड़े को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए की जाती है। फैशन व एस्थेटिक यानी सौंदर्य मूल को बढ़ाती है। प्रमुख सजावट विधियाँ: कढ़ाई, प्रिंटिंग, मिरर वर्क, जरी का काम, लैस का काम। ये सब आप जानते ही होंगे। फैब्रिक का वजन, कपड़े की मोटाई और घनत्व। फैब्रिक ब्लेंड, दो या दो से अधिक फाइबर्स का मिश्रण। फैब्रिक की रंगाई यानी रंग देने की प्रक्रिया। फैब्रिक का अंतिम रूप, मुलायम, टिकाऊ व सुंदर बनाने की प्रक्रिया। फैब्रिक की सजावट में सौंदर्य व डिजाइन बनाने की प्रक्रिया। फिर उसके बाद फैब्रिक सोर्सिंग का परिचय, ये आता है एग्जाम में। फैब्रिक सोर्सिंग का परिचय क्या है? फैब्रिक सोर्सिंग का अर्थ है सही कपड़े को सही समय पर, सही दाम पर और सही गुणवत्ता में प्राप्त करना। या प्रक्रिया डिजाइनर, निर्माता और व्यापारियों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि फैब्रिक ही परिधान निर्माण का आधार होते हैं। इसमें कपड़ों के विक्रेताओं से संपर्क करना, नमूने मंगवाना, मूल्य तुलना करना, ऑर्डर देना और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित शामिल है। फैब्रिक सोर्सिंग में भूमिका, फैब्रिक सोर्सिंग में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं ये जानते हैं। डिजाइन में क्या भूमिका होती है किसकी? फैब्रिक सोर्सिंग की। डिजाइन का आधार ही फैब्रिक होता है। यदि डिजाइनर को इच्छित प्रकार का कपड़ा सही समय पर ना मिले तो वह अपना डिजाइन कार्य नहीं कर पाएगा। यानी डिजाइन के लिए भी फैब्रिक बहुत ज़रूरी है। विभिन्न फैब्रिक की बनावट, गिरावट और रंग डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं। क्या? फैब्रिक। ट्रेंड में भूमिका, ट्रेंड के अनुसार नया फैब्रिक आना बहुत ज़रूरी है। यदि नया ट्रेंड चल रहा है जैसे पॉलिस्टर, जॉर्जेट या क्रस्ट वेलवेट, तो फैब्रिक सोर्सिंग के जरिए इन्हें समय पर लाना ज़रूरी होता है। नमूना बनाने में भूमिका क्या है? किसी गारमेंट को पहले नमूने में बनाकर ग्राहक को दिखाया जाता है। फैब्रिक सोर्सिंग द्वारा ऐसे छोटे साइज के फैब्रिक नमूने मंगवाकर सैंपल तैयार किए जाते हैं। गुणवत्ता में भूमिका, फैब्रिक की गुणवत्ता ही वस्त्र की गुणवत्ता को तय करती है। अच्छे स्रोत को प्राप्त कपड़ा मजबूत, टिकाऊ और बेहतर परिष्कृत होता है। ग्राहक साधने में भूमिका, ग्राहक को वही पसंद आता है जो आकर्षक, आरामदायक और
ट्रेंडी फैब्रिक से बना हो। यदि सोर्सिंग सही होगी तो ग्राहक संतुष्ट होगा और ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ेगी। मूल्य निर्धारण में भूमिका। फैब्रिक की लागत ही किसी परिधान के मूल्य को प्रभावित करती है। यदि सोर्सिंग से कपड़ा सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला मिलेगा तो ग्राहक साधने में भूमिका। ग्राहक को वही पसंद आता है, ये तो पढ़ चुके थे। मूल्य निर्धारण में भूमिका। फैब्रिक की लागत ही किसी परिधान के मूल्य को प्रभावित करती है। यदि सोर्सिंग से कपड़ा सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला मिलेगा तो उत्पादक ही लागत कम होगी। विविधता में भूमिका। सोर्सिंग एक ही प्रकार के कपड़े के कई रंग, डिजाइन और बनावट उपलब्ध कराना संभव होता है। इससे ग्राहक को अधिक विकल्प मिलते हैं। धुलाई व देखभाल में भूमिका। कपड़े की धुलाई योग्यता जैसे स्किन केयर, कलर ब्लेंडिंग आदि। धुलाई व देखभाल में भूमिका। अलग अलग कपड़े को धुलने के लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे जो कलर कपड़े रंग छोड़ते हैं उन्हें अलग धुला जाता है, इसलिए वो उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। धुलाई व देखभाल केयर करके कि ऐसे ही नहीं आपको रख देना, अच्छे से रखना है। अगर सही फैब्रिक दिया है तो ग्राहक को कपड़े की देखभाल आसान होगी। ब्रांडिंग में भूमिका। ब्रांड एक खास पहचान होती है। अलग ब्रांड क्या होती है, खास पहचान होती है। जब हम लेने जाते हैं तो अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े ही लेते हैं मोस्टली लोग। ब्रांड का नाम पूछते हैं, यार ये ब्रांड चल रहा है, इसमें लोग इस ब्रांड के कपड़े अच्छे आते हैं, इससे बहुत सारे ब्रांड हैं। यह पहचान कपड़े की सोर्सिंग से जुड़ी होती है। यह फैब्रिक यूनिक और उच्च गुणवत्ता का होगा तो ब्रांड की इमेज बनेगी। सस्टेनेबिलिटी में भूमिका। पर्यावरण के अनुकूल फैब्रिक जैसे ऑर्गेनिक कॉटन, बांस फाइबर आदि की मांग बढ़ रही है। सोर्सिंग यदि टिकाऊ स्रोतों से होती तो पर्यावरण हितैषी बनता है। खुदरा व्यापार में भूमिका। फैब्रिक की सही सोर्सिंग खुदरा दुकानों के लिए आवश्यक है ताकि ग्राहकों को विविध फैब्रिक मिल सके। इससे बिक्री बढ़ती है और ग्राहक संतुष्ट होता है। निर्यात संबंधी ऑर्डर में भूमिका। एक्सपोर्ट ऑर्डर में समय, गुणवत्ता और प्रमाणन बहुत अहम है। फैब्रिक की सोर्सिंग यदि प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से होती है तो ऑर्डर समय पर पूरे होते हैं और वैश्विक स्तर पर ब्रांड की साख बनती है। क्षेत्र फैब्रिक सोर्सिंग की भूमिका। डिजाइन के अनुसार, ट्रेंड के अनुसार नमूना तैयार करना, उच्च गुणवत्ता का कपड़ा, मनचाही डिजाइन, रंग, आरामदेह कपड़ा, मूल निर्धारित सस्ती सोर्सिंग से उत्पाद लागे, ये सब पूरा सारांश दिया हुआ है। फिर उसके बाद है फैब्रिक सोर्सिंग के कुछ चरण और उनसे जुड़ी रणनीतियां 7 दी हैं बुक में। स्टेप नंबर 1, डिजाइन टीम के साथ शुरुआत करें। रणनीति बनाएं, कैसा कपड़ा चाहिए, डिजाइन का उद्देश्य और कपड़े का उपयोग ये भी समझना आवश्यक है। स्टेप 2, बाजार अनुसंधान करें, यानी मार्केट पर रिसर्च करें कि क्या कैसा चल रहा है, रणनीति बनाएं इस पे। ट्रेंड क्या है, ग्राहक की क्या सी मांग है, कौन सा मौसम है, मौसम के अनुसार कपड़े कौन से चलन में है, कौन से नहीं, इसका अध्ययन करें। फैब्रिक की कीमत देखें, इस तरह की जानकारी जुटाएं। या चरण विविधता और ग्राहक की पसंद के अनुसार सोर्सिंग तय करता है। स्टेप 3, उपयुक्त आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करें। इसमें रणनीति क्या बनानी होती है, विश्वसनीयता, प्रमाणित और समय पर डिलीवरी करने वाले विक्रेताओं की सूची तैयार करें। हैंडलूम, पावरलूम, मील वगैरह सब चुने अच्छे हैं, कहाँ से करें तो अच्छा ज़्यादा होगा। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विकल्पों की तुलना करें। सही सप्लायर मिल जाते हैं तो डिलीवरी भी अच्छी हो जाती है, काम भी अच्छा हो जाता है। स्टेप 4 में क्या है, फैब्रिक सैंपल मंगवाएं और मूल्यांकन करें। चुने गए विक्रेताओं से फैब्रिक सैंपल मंगवाएं, उनके रंग, बनावट, स्ट्रेट गिरावट, धुलाई क्षमता और फैब्रिक हैंड को परखें। डिजाइन टीम और प्रोडक्शन टीम की समीक्षा करवाएं। यह चरण गुणवत्ता की पुष्टि करता है और असली निर्णय का आधार बनता है। स्टेप 5 क्या, मूल मात्रा शर्तें पर बातचीत। इसमें क्या रणनीति बनानी होती है, विक्रेता से कीमत, न्यूनतम ऑर्डर मात्रा, पेमेंट शर्तें, डिलीवरी समय पर आदि की चर्चा करें। छूट, क्रेडिट और गारंटी के विकल्प तलाशें। यदि संभव हो तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तय करें। बातचीत में लागत कम होती है इसमें और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित होती है। स्टेप 6 क्या है, ऑर्डर देना और ट्रैकिंग करना। इसमें रणनीति क्या है, तय विक्रेता को ऑर्डर दें और सिस्टमैटिक ट्रैकिंग प्रणाली बनाए, जैसे डिलीवरी की तारीख, डिस्पैच डिटेल्स, इनवॉइस आदि। आपूर्ति की निगरानी करते रहिए ताकि समय समय पर फैब्रिक प्रोडक्शन टीम को मिल सके। ट्रैकिंग ना होने पर प्रोडक्शन में देरी या नुकसान हो जाता है। स्टेप 7 लास्ट है, फैब्रिक की डिलीवरी के बाद निरीक्षण और मूल्यांकन करें। इसमें क्या रणनीति होती है, फैब्रिक प्राप्त होने पर उसकी जांच करें, लंबाई, चौड़ाई, रंग दोष आदि की पुष्टि करें। यदि गुणवत्ता में कमी हो तो तुरंत शिकायत दर्ज करें और समाधान लें। इस डिलीवरी से विक्रेता की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें। इससे भविष्य में अच्छे सोर्स और खराब सोर्स तय करने में मदद मिलती है। इसमें 7 टॉपिक सारांश दिया गया है। इस तरह आपका ये फर्स्ट चैप्टर